तो मेरी एक तो आदत ख़राब है। आदत क्या ख़राब है? मैं सुबह 3 या 4 घंटे की, देखो मेरी आदत ये ख़राब है कि जब मैं काम पे लग जाता हूँ तो ना तो मैं घर पे बैठता, नींद पूरी नहीं लेता, मैं काम ही काम काम ही काम काम ही काम करता चला जाता हूँ, जो आदत बेकार है। इसलिए मैं हमेशा लिमिट बांध देता हूँ कि देखो, सुबह गया 6 बजे, 7 बजे तक दी, फिर ट्यूशन चला गया, 9 बजे आया, 10 बजे फिर वापस काम पे गया और 12 बजे आ गया। 12 बजे के बाद 2 बजे काम पे गया, फिर 6 बजे आ गया। 6 बजे के बाद फिर सीधा काम पे गया 9 बजे, ठीक है, 6 या 7 बजे आ गया अपना, फिर काम पे गया 9 बजे, 9 से 12। अब ऐसा क्यों डाला? ताकि मैं नींद पूरी ले सकूँ। मेरी आदत इतनी ख़राब है, 3-3 4-4 घंटे की मैं 10-10 दिनों में नींद लूँगा। मैं जब काम करता हूँ तो ऐसा काम करता हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं चल रहा काम क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ सीखता रहता हूँ हर चीज़। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक चलाते चलाते मैं देख रहा हूँ ओह स्पीड, मतलब हाईटेक रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा स्टॉक मार्केट में ऐसे भी पैसा लगाया जा सकता है। तो इस तरीके का मैं व्यक्ति हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट इसलिए कहता रहता हूँ क्योंकि मैं इन स्टॉक मार्केट को ऐसा रियल मार्केट समझता हूँ। रियल मार्केट मतलब कि ऐसी मार्केट जो कि रियल अप्लायंस में वर्क कर रही है। ये एक इंजीनियरिंग वाला टूल हो गया मेरा। अब मैं कराऊँगा व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, और इस वीडियो का नाम होगा क्या है? इस वीडियो का नाम है वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस? ज़िंदगी में आप जो भी कुछ कर रहे हो, ज़िंदगी में आप जो भी कुछ बना रहे हो, ज़िंदगी में आप जो भी टिंकरिंग कुछ कर रहे हो, या ज़िंदगी में आप कुछ भी पा रहे हो, वो सब वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब फैक्टर्स। आपका नेचर खुद फैक्टर है। नेचर खुद वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का एक छोटा सा पार्ट है। पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपका छोटा सा पार्ट है मात्र वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म अनकॉम्प्लेक्सिबिलिटी मेरी थ्योरम जो थी उसी का एक क्षेत्र है। डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करोगे हु आर गॉड, कौन है गॉड, और कौन है मालिक, कौन है सुपीरियरनेस, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी धरती ब्रह्मांड सृष्टि रचाता है, चलाता है और निर्माण करता है, देखता है विधाता की तरफ, और फिर उसको ऑपरेट पूरी नाथ की तरफ वो कर देता है, डिस्ट्रॉय भी। ये संपूर्ण चीज़ें आप डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, क्योंकि ये दोनों नाम मॉडर्न लगते हैं पर इनके वास्तविक में नाम कुछ और है। डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को वास्तविक में संस्कृत में कहते हैं कालनियति। नॉन यूनिफॉर्म अनकॉम्प्लेक्सिबिलिटी को कहते हैं मोतिया की प्रकृति या मोतियों की तरह बिखरी हुई है। और नॉन यूनिफॉर्म अनकॉम्प्लेक्सिबिलिटी में ये हो गया कि वातावरण के फैक्टर्स, कारक, और कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज़ के अंदर यही चीज़ आ गई कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके टाइम एक कॉम्प्लेक्सिस है, हाँ है, टाइम एक कॉम्प्लेक्सिस है, क्या वर्क एक कॉम्प्लेक्सिस है, हाँ है, क्या ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्सिस है, हाँ है। एवरीथिंग जो किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही हो वो कॉम्प्लेक्सिस कहलाती है। व्हाट इज इंजीनियरिंग? अभी मैं इंजीनियरिंग ही बताऊंगा। इंजीनियरिंग कहलाती क्या है? देखो, सामान्य व्यक्ति इंजीनियरिंग जब सीखता है तो वो ये सीखता है, जैसे मान के चलो उसने वर्ड सॉफ्टवेयर सीखा, फिर एक्सेल सॉफ्टवेयर, ये मेरा रियल अभी के दौरान शब्द है तो मैं इसमें थोड़ी कहानी बताना चाहूँगा। वर्ड सॉफ्टवेयर सीखा तो वर्ड सॉफ्टवेयर के बाद एक्सेल सर जी ने चालू करा। अब वो उल्लू का पट्टा बेटी चोद, ना तो एक्सेल में अपनी मरवाएगा सबसे पहले ना तो वर्ड पे अपनी कंप्लीट करेगा, वो एक्सेल पे मूव हो जाएगा। क्यों? सर पढ़ा रहा तो सर के साथ ही पढ़ते रहो। अबे भांडू, अभी सर पढ़ाएगा तो अपना वर्ड को कंप्लीट कर ले। जो नहीं आता वो लोग क्या समझते हैं, टेस्ट इज़ द ब्रिलियंट, टेस्ट हमें पास कर लेगा, हमें डिग्री मिल जाएगी, हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। अबे नहीं, सर्टिफिकेट मैटर ही नहीं करता। टेस्ट होता है इसलिए ताकि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि मुझे क्या नहीं आता। जब आप पहले की चीज़ों को पढ़ते हो, पहले की चीज़ को देखो, मास्टर कुछ भी सिखा रहा हो, मास्टर तो सिखाएगा। मास्टर से आप एक सेंसेस एक्टिव रखोगे, पर अपनी ओवरऑल एक्टिव सेंस भी यहाँ रखोगे कि जो मास्टर ने पढ़ा दिया वो भी रिवीजन करो साथ के साथ, और जो मास्टर नहीं पढ़ा रहा वो भी रिवीजन करो, एक्सप्लोर करो। तो एक्सप्लोरेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। अब देखो, जैसे मान के चलो मास्टर ने समझाया एक्सेल में उन्होंने बताया, देखो ये स्प्रेडशीट जो है बहुत स्मार्ट शीट है, ठीक है, इसको अगर एक सीक्वेंस दिया, पैटर्न दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली अपना सीक्वेंस पैटर्न, देखो मैं तो ब्रिलियंट हूँ, मैं तो डायरेक्ट जो मास्टर कह रहा है कि देखो कुछ क्रिएटिव बच्चे, कुछ ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड बच्चों को ये चीज़ें पता चल जाएगी। देखो इसमें 2 चीज़ों को सिलेक्ट करके वो, अब ये चीज़ मैं अपना दिमाग में पहले ही जान चुका था कि भाई पैटर्न चल रहा है। वो जैसे ही 2 को कलेक्ट कर रहे हैं तो ये पैटर्न पकड़ ले रहा है उसके बीच का सिमिलर सीक्वेंस का। जैसे 5 और 10 लिखा, 5-10 पकड़ते मैंने आगे तक खींच दिया, ड्रैग कर दिया, तो उसने 5, 10, 15, 20 पैसे कि उसने 2 में सीक्वेंस ले लिया। अब फिर मैंने इसी थोड़ी को और कॉम्प्लेक्स में कहा, कॉम्प्लेक्सेस यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, मैंने कॉम्प्लेक्सेस मतलब फंक्शंस पे भी वर्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, 4 तरह की चीज़ें होती है इस ब्रह्मांड में, तंत्र, नीति, विधि और नियति, ठीक है। ये चारों ही प्रणाली वर्क करेगी। अब देखो,
कुछ कंडीशंस आप समझो कि हम खेलते कैसे, कोई भी डेटा के संग डीलिंग कैसे करते हैं। इफ़ आप इफ़ स्टेटमेंट लगाओगे, एल्स स्टेटमेंट लगाओगे और इफ़ एंड ओनली इफ लगाओगे, ये थोड़ी सेट की तरह, एक ही सेट में जैसे नंबर्स बनते हैं ना, उसी तरीके के फंक्शंस आप यूँ समझ लो। अगर इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के करोगे, कॉम्प्लेक्सेस बना के करोगे, तो कोई भी लूप आप अपने अनुसार जनरेट कर सकते हो। ठीक है। इफ़ क्या है, इफ़ मतलब यदि कोई कंडीशन हमने दे दी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। एल्स क्या है, यदि वो कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मतलब कि पहले हमने कह दिया एक वे कि मौका हो तो सही वे में चल के कामयाबी पालो, और यदि कामयाबी नहीं मिल रही, वे नहीं मिल रहा, तो बेहतर ये है जो एक्सप्लोरेशन है, अब पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करो, देखो कहाँ कौन सा रास्ता कामयाबी का है। और यदि ये दोनों भी वर्क नहीं कर रहे तो इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है खुद ही रास्ता बना दो। दैट इज़ अ मेक पॉइंट। सपोज करो एक पार्टिकल है जो कंडीशन चाह रहा है कि एनर्जी जनरेट करूँ, मैं अपने आप को एक चेंज फॉर्म में करूँ, कम्युलेट करूँ, मतलब हैवियर पार्टिकल में बदलूँ। अब उसको कंडीशन चाहिए कि हाई टेम्परेचर मेरे पास हो। ठीक है, हाई टेम्परेचर मेरे पास हो, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि वो हाई टेम्परेचर था नहीं। तो क्या करा उस पार्टिकल ने, क्या करा, मूविंग अराउंड करने लगे एक फील्डिंग के चलते, और हमने क्या बना लिया, एक यूरेनियम रिएक्टर बना लिया। अब उसको उस कंडीशन में डाला, देखा भाई, तो इस तरीके से हमने एनर्जी जनरेट करने लगे कि भाई हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट करने लगी। अब उससे क्या हो गया, जो छोटे पार्टिकल भी थे वो हैवियर बनने लग गए, कोलाइज्ड होके। ठीक है, ये था एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट मतलब फॉल्स होगी और हमने नया तरीका ढूंढा, फाइंड करा। ठीक है, अब ये दोनों भी काम नहीं आए। दोनों भी काम नहीं आए मतलब कैसे, सपोज़ करो नेचर में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि हम एनर्जी को एज अ फॉर्म दे सके कोई। ठीक है, अब कुछ फॉर्म्स ऐसी होती है जो एनर्जी ले ही नहीं पाती। जैसे मैं कुछ बताता हूँ, एनर्जी कभी भी कर्वेशन फॉर्म नहीं ले पाती। कर्वेशन फॉर्म का मतलब ये है वह इस तरीके की फॉर्म कभी नहीं ले पाती एनर्जी। इस तरीके की मतलब दो होल का एक पॉइंट नहीं ले पाती एनर्जी, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। दो करंट को अगर एक वायर से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, करंट न्यूट्रल हो जाता है, एनर्जी नहीं ले पाती। दैट इज़ अ फॉर्म। देखो मैं तो बहुत मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मतलब मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो कॉम्प्लेक्सेस आंखें बंद करके भी बता दूँगा। तो इसलिए तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि दो यहाँ एनर्जी फॉर्म नहीं ले पाएगी, ना तो कोई इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा क्योंकि वोल्टेज दोनों अपोजिट होगी और कैंसल आउट हो गई। ठीक है, जिसे जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, कि करंट न्यूट्रल हो जाता है, होता है करंट पर न्यूट्रल फॉर्म में होता है। तो न्यूट्रल फॉर्म कोई फॉर्म नहीं कहलाती फर्स्ट ऑफली, करंट वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है तो माइनस प्लस के कारण वहाँ पे करंट का फ्लो ही ख़त्म हो जाता है। पहली बात तो करंट एक फ्लो है। ठीक है, वैसे जैसे मान लीजिए चलो एक जगह जाके सारी मनी इकट्ठी होती चलेगी, अब वहाँ से कोई निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो क्या होगा, मनी डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी धीरे धीरे धीरे, और एक बार में आखिर में क्या हो जाएगा, सारी मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और नई मनी, नई करेंसी चालू होएगी, या नए तरीक़े का पाथवे बनाना पड़ेगा, नए तरीक़े का करंट वहाँ पे फ्लो करना पड़ेगा। ये वर्क करता है एनर्जी में। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो है। क्या मनी एक एनर्जी फ्लो का पार्टिकल है, एंटी एनर्जी फॉर्म का पार्टिकल है। एनर्जी फॉर्म का पार्टिकल नहीं है, एंटी एनर्जी फॉर्म का पार्टिकल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आकर्षित करती है, ये आकर्षित होती नहीं है, ये आकर्षित करती है, इसलिए एंटी एनर्जी है। एंटी एनर्जी मतलब समझ लो जैसे एक फीमेल एक मेल को आकर्षित करती है, तो मेल क्या है, एनर्जी का प्योर फॉर्म है। उस प्योर फॉर्म को कौन आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट करिए। जैसे अर्थ चंद्रमा को अपने इर्द गिर्द घुमाती है, तो अर्थ क्या है, एंटी एनर्जी, और वो चंद्रमा एक पर्टिकुलर एनर्जी है, ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है। ऐसे ही सन उसके लिए क्या होगा, एंटी एनर्जी, और फिर अर्थ क्या है उसके लिए, एनर्जी जो उसके इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, मेल जो अट्रैक्ट हो रहा होता है और फीमेल जो अट्रैक्ट कर रही होती है। इसलिए जो अट्रैक्ट कर रही है वो एंटी एनर्जी, और जो अट्रैक्ट हो रहा है वो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म। ठीक है, अच्छा प्योर एनर्जी दोनों ही नहीं होती। इसे थोड़ा मानवीय क्रम में समझ लो कि नारायण तो मुंह मारेगा 10 जगह, शिव नहीं मारते, वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, क्योंकि स्थायी ऊर्जा ने कोई भी चीज़ निर्माण नहीं करी। ऊष्मा गति फ्लो करती है, वास्तविक ऊर्जा कहीं फ्लो करती ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक ऊर्जा एग्जिस्ट ही नहीं करती। वास्तविक ऊर्जा वो ऊर्जा कहलाती है जो संपूर्ण चीज़ों को समाये हुए रखी है, अथाह शून्य, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है एक छोटे से बिंदु में। इसलिए देखना शिव का नाम बिंदु भी है, केंद्र भी है, ये सारी चीज़ें भी शिव का नाम है। क्यों, वो सूक्ष्म रूप है, फिर उसी पार्टिकल से कई चीज़ें, तरंगे बनती है, ये सब चीज़ें निर्माण होती है, चलती हुई चीज़ें बनती है, ये चालन चीज़ें ही, प्राण, ये सब चीज़ें
ये सब निरंतर ऊर्जा है, ठीक है। और निरंतर ऊर्जा आकर्षित होती है किसके, एक निरंतर रूप के। वो निरंतर रूप क्या है, उसी से पनपा हुआ रूप है जो उसे आकर्षित करता है, फर्स्ट ऑफली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, मेनली थोड़ा इंजीनियरिंग में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेस बताऊँ आपको। ये समझना है इंजीनियरिंग क्या बोलते हैं, कहलाती क्या है। 1 2 3 4 का सीक्वेंस बनाया, ठीक है। एक जगह तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके मैं थोड़ा और अपने बेटर अनुसार बना सकता हूँ। पहले मैं थोड़ा इफ़ एंड ओनली इफ़ का बता दूँ, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का देखो, ये सारे मैंने उठाए कहाँ से, सेट का चैप्टर था क्लास 12th का, क्लास 12th का नहीं 11th का चैप्टर था सेट। 12th का चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। माँ इफ़ एंड ओनली इफ़, इम्प्लाइज वगैरह ये दे रखे थे, मैंने उन्हें पढ़ रखा है। अब मेरे दिमाग में इन तीनों का नाम यही आया, तो मैंने इसी को यही चेप दिया नाम से। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ में ये होगा कि पार्टिकल जहाँ नेचर क्रिएट करेंगे या नेचर को बोर्न करेंगे, तो ये होगा गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल का मतलब ये वो एनर्जी, प्योर एनर्जी जो कि खुद के रास्ते खुद बना रही है। खुद के रास्ते खुद मतलब कि किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, 10 पार्टिकल कहीं पड़ा हुआ, धीरे 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 समय के साथ अपने आप रेडियो एक्टिव बनने लग जाता है जितना वो ओल्ड होता है, बस शर्ते कि वो बिखरे ना। क्यों, जब एनर्जी निर्माण होती है तो एनर्जी तुरंत के तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बेहतर क्या है, यदि वो अपनी एनर्जी कंटेन कर ले तो समय के साथ उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी तो खुद ही अपना रूप बदल लेगा। इसे कहते हैं नेचर इन्फ्लुएंस होना, नेचर का धीरे धीरे बढ़ता चला जाना, प्रभावित इतना हो जाना कि चीज़ों से कि तुम्हारा पूर्ण रूप बदल जाना। ये है इफ़ एंड ओनली इफ़ में। कैसे, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये सेल्फ अपने आप को एक हैवियर पार्टिकल में रूप चेंज कर लेना। जैसे पार्टिकल में खुद की एक कॉन्शियसनेस और चेतना आ गई कि मुझे डेवलपमेंट करना है, तो उसने क्या करा, अपने आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने लग गया कि उसका आसपास का एनवायरनमेंट खुद एक न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया और वो खुद को अपना एक हैवियर पार्टिकल बना दिया। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ही बॉन्ड होते हैं। जैसे सपोज करो कोयले की खदान में कई सारे कोयले हीरे क्यों नहीं बनते, क्यों, कोयला कभी हीरा बनता ही नहीं है, कोयला कभी हीरा बनता ही नहीं है। फिर हीरा कैसे बनता है, हीरा उन कणों से बनता है, उन बिंदुओं से बनता है जिनसे कोयला बना है, मतलब नया ही बोर्न होता है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। कोयला कभी हीरो से बनता ही नहीं है, हीरा कभी कोयलों से बनता ही नहीं है, बल्कि जिनसे कोयला बना है उसी से हीरा बनता है। ये फ़र्क है, 2 माँ के 2 बेटे, ये फ़र्क पड़ जाता है। पाता है एक ही जगह क्योंकि माँ एक ही है, तो गर्भाशय में एक ही जगह पर पाएगी गुफा में, ठीक है। हीरा उन्हीं कार्बन चीज़ों से बनता है, उन्हीं पदार्थों से बनता है जिनसे कोयला बना है। उसमें अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें खुद डेवलपमेंट होने की कंडीशंस थी। ये होती इफ़ एंड ओनली इफ़, कि खुद के रास्ते थे ढूंढने की। ये एक वो व्यक्ति मान लो डेविल जो कहता है यदि मैं गरीब भी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आई मैं ह्यूमनिस्ट, पर मैं गॉड बन सकता हूँ। डैट इज द फॉर्म, ठीक है ना। और एविल कौन कहलाते हैं, वो चालाक और शैतान आदमी जिसके संग एक बार किसी ने ठग दिया तो वो सबको ठगने चल दिया, वो एविल कहलाता है। वो डेविल नहीं कहलाता। डेविल तो कहता है आज ठग दिया कोई दिक्कत नहीं, अगली बार दोहराऊंगा नहीं गलती, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसने मुझे ठगा है कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सबको नहीं ठगूंगा, मैं उसी व्यक्ति को ठगूंगा जो ठगने वाला होता है। मतलब चालाक के संग चालाकी, इसलिए डेविल इज नॉट एविल, एविल इज एविल। डेविल इसलिए एविल है क्योंकि वो एविल के लिए और एविल हो जाता है, ठीक है ना। चालाकों के संग महा चालाक बन जाता है। अब देखो गीता का कृष्ण भगवान था या डेविल था, गॉड था या डेविल था, डेविल। गॉड होता तो 1.5 मिनट में उंगली बचाता, और ये 18 साल क्यों ऐसा हुआ नहीं। वो कह रहा हर एक चीज़ के लिए युद्ध में खुद उतरना पड़ेगा, चिंतन दे सकता हूँ, खुद ही दे सकता हूँ, खुद कुछ नहीं करूँगा। तो क्या था, डेविल फॉर्म थी। तभी तो डेविल को और कोई पसंद करता है, गॉड को इतनी जल्दी कोई पसंद नहीं करता। ये हमेशा ध्यान रखा, गॉड को कोई इतनी जल्दी पसंद नहीं करता, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो डेविल है वो गॉड की ही फॉर्म है, ह्यूमनिस्ट, दोनों एक ही है। बस वो अपने आप को गाली बकता रहता है, वो इसलिए बकता रहता है क्योंकि लोग गॉड पर अंधविश्वास करते हैं। तब वो कहता है वो गॉड जो टेस्ट नहीं लेता चीज़ों का। डेविल्स एडवोकेट मूवी में तो इसमें ये दिखाते, वो फ्रेज फिलोसोफर्स के लिखे हुए हैं,
ठीक है। चिंतन मानव सभ्यता में ये बाइबल वगैरह इन चीज़ों में लिखा है। अब ये बाइबल वगैरह कैसे, देखो ज्ञान दो तरीके से दिया जाता है। एक हम जैसे नमूने आ जाते हैं जो अपने अंदर से डायरेक्ट ही देने लग जाते हैं ज्ञान, और एक समय के संग धीरे 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 पर्यावरण के प्रकृति धीरे धीरे दिमाग में बुद्धि डालती रहती है। छोटे छोटे लोग, जैसे मान के चलो एक इन्वेंटर वो है जिसने चीज़ें ऐसे बना दी कि पूरी परफेक्ट, जैसे निकोला टेस्ला खुद ही चीज़ों के डायग्राम बनाए, खुद ही चीज़ों को वो बनाया और बिल्कुल इन्वेंट कर दिया एब्स्ट्रैक्ट इंजीनियर की तरह। एक वो होते कि एक वेबसाइट तो बना दी किसी ने, इनोवेट तो कर दी, जैसे एलन ट्यूरिंग ने एक आइडिया दिया, क्या मशीन कभी कम्युनिकेट कर सकती, क्या मशीन कभी वो इंटेलिजेंस हो सकती है, मशीन के पास लॉजिक हो सकता है, क्या मशीन कभी सोच सकती है? तो धीरे धीरे लोगों ने उस पर काम करने लगे, रिसोर्स जोड़ने लगे और धीरे धीरे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दी। शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एक वेबसाइट का ढांचा किसी ने बना दिया और उसको धीरे 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 एक्यूमुलेट करके बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजन, वो क्या बोलते हैं, इंजन बना दिया, एक्यूमुलेटेड ऑप्टिमाइजेशन अलग है वेज। पूरी मैं वीडियो में बात करूँगा इंजीनियरिंग। देखो दो में फ़र्क होता है एब्स्ट्रैक्ट इंजीनियर में। एक इंजीनियर केवल यूँ सोचता है, जो सोशल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सोशल इंजीनियर केवल यूँ सोचता है मास्टर ने पढ़ा ये तो चलो ठीक है सीक्वेंस पैदा हो गया। एक एब्स्ट्रैक्ट और एक थोड़ा सा सेल्फ इंजीनियर ये सोचता है कि चलो ठीक है मास्टर ने बताया ठीक है एक दो का सीक्वेंस बना तो उससे हम कई सारी चीज़ें बना सकते, ठीक है। अब मुझे ये जानना है कि एक्सेल बनाने वाले ने उस चीज़ को कैसे बनाया होगा, दैट इज़ अ पॉइंट भाई। उस चीज़ को कैसे बनाया होगा जिससे ये चीज़ वर्क कर रही है, उसने ऐसा क्या कोड लिखा होगा जो रिपीट हो रहा है। तब मैंने देखो मेरे में और बाकियों में फ़र्क है, मैंने वहाँ पे ये जान लिया। देखो जब मैंने उस दो सीक्वेंस को पकड़ा 1 2 या 5 10 को, तो मैंने 5 10 से सीरीज़ बना दी 15 20 25 अपने आप आगे ड्रैग करके। मैंने एक फंक्शन डाला सम, उस सम को ड्रैग कर दिया, एक ही सेल को ड्रैग करा है तो उसने सब का सम कर दिया अपने आप ही, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कही कि देखो दोनों में फ़र्क है। दो को मैंने जब करा तो मैंने कहा इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो सब में रिपीट कर दो, जो भी कोड इस बीच का होगा। मतलब एक पर्टिकुलर सेल भी स्प्रेडशीट में अपना एक कोड रखती है, अपनी एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखती है कि वो क्या कर रही है, क्या वर्क कर रही है। और उसी वर्क को जब मैंने ड्रैग करा तो मैंने कहा देखो जो लूप ये इस्तेमाल कर रहे हैं वही लूप सब में रिपीट कर दो, सब में उनका अलग अलग लूप बदल दो, फैक्ट बदल दो, उनका चेंज कर दो, लॉजिक सेम रखो, सेम लॉजिक बट डिफरेंट फैक्ट्स। क्या बन गई इंटेलिजेंस, क्या बन गई स्मार्ट वर्क, क्या बन गई स्मार्ट स्प्रेडशीट, स्मार्ट शीट, एक्सेल बन गया। मैंने कहा जो भी इनका कोड जनरेट हो, मैंने कहा भाई फंक्शन लग रखा है इसमें, ये फंक्शन अपने आप में एक लूप है। मैंने कहा इसी लूप को सब में लगा दो, लूप बदल दो, इनपुट्स बदल दो। थोड़ा एक्स्ट्रा जान लिया ऑर्डिनरी जो और दुनिया नहीं जान पाई। यही वे है इंजीनियरिंग का। वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में अब मैं साफ साफ बताऊँ, पहली बात तो ये एक वीडियो में ख़त्म नहीं होएगी। मैं थोड़ी देर सोना भी चाह रहा हूँ, आधा घंटा सोना चाह रहा हूँ ताकि मैं 2:30 बजे अपना काम पे निकल जाऊँ, तो मैंने नींद नहीं ली, बहुत थकान हो रही है। तो मैं इसके पार्ट 2 भी बनाऊँगा वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिस का। वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिस का मतलब ये है कोई भी फैक्टर जो वर्क कर रहा है, आपका टाइम, आपकी एवरीथिंग फैक्टर्स है, सब लॉजिकल डायमेंशंस है। और वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ये बताएगी लूप्स कैसे जनरेट हो रहे हैं और आपस में कैसे कंडीशंस लगेगी। किसी भी तरीके का लॉजिक जो मेक होता है, मैं एक चीज़ बता दूँ, लॉजिक मेक होते हैं, समझ पैदा होती है, समझ एग्जिस्ट नहीं करती, लॉजिक ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता, फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। देखो मैं स्टेटमेंट तो उल्टी कह रहा हूँ, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि देखो चीज़ें रिपीट होती है पर जो चीज़ रिपीट हो रही है वो एग्जिस्ट करती नहीं, और जो चीज़ रिपीट हो रही है वो एग्जिस्ट करती है। रिपीटेशन एग्जिस्ट करता है और अनसिक्वेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, या नहीं एग्जिस्ट करता। कोई भाषा तुम बोल रहे हो, कोई भाषा तुम बोल रहे हो, अब तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो क्योंकि ये फैक्ट है। मैंने किसी चीज़ को लाल रंग कह रहा हूँ, अंग्रेजी में उसे रेड कह रहा हूँ, आपके मीनिंग दिमाग में सेम जा रहा है कि भाई रेड का मतलब वो लाल रंग, ये पीछे जो रखा है ये वाला। मेरे लाल रंग जब मैं कह रहा हूँ तो दिमाग में सीधा जा रहा है ये रंग, ये रंग, ये, तो फैक्ट गेन हो गया, ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैं कम्युनिकेटर पढ़ पा रहा हूँ। लॉजिक क्या कहता है, ये चीज़, क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसका कोई नाम ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत छोटे सूक्ष्म रूप में देखोगे, जब तुम पैदा हुए थे ना, वो बच्चा तुमसे ज़्यादा समझ लेगा ये चीज़ है,
क्यों? उसे अभी वाकईत में कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चीज़ें ऐसे ही ग्रहण करता है। पर जैसे जैसे इंसान की बुद्धि बढ़ती चली जाती है, वो अपने जालों में, वो अपनी भाषा को ही अंतिम भाषा समझता है कि सबकी भाषा समान होगी, पर सबकी भाषा अलग अलग हो जाती है जगहों के हिसाब से। तो जगहें एग्जिस्ट करती है, पर व्यक्तित्व की भाषाएं, लॉजिक बदल जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई किसी चीज़ को किसी और रूप के नाम से समझ रहा है, कोई किसी और नाम से समझ रहा है। प्रोनाउंसिएशन जगहों के हिसाब से बदल गई, जगह एग्जिस्ट करती हैं। एक ही जगह पे कई लोग रह रहे हैं, फैक्ट उनके सेम हो गए, लॉजिक समझ बदल जाएगी जगहों के हिसाब से। इसलिए लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता, लॉजिक बनाया जाता है, क्रिएट करा जाता है ऑलवेज। आपकी भाषा में मैंने कहा देखो ये इसको मैं कह रहा हूँ आलू, और इसको मैं कह रहा हूँ टमाटर, ठीक है? इन दोनों को मैं कह रहा हूँ आलू और टमाटर। मैंने कहा इसका नाम है आलू और इसका नाम है टमाटर। मैंने कहा आलू 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 आलू, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ये क्या है? आलू। जब भी ये दिखा रहा हूँ तो आलू। टमाटर 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 टमाटर, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया टमाटर टमाटर टमाटर। अब धीरे धीरे मैंने कहा आलू ये गया, आलू ये गया, आलू ये गया, तुमने पता चल गया ये करते ये गया, तो आलू ये गया। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में फैक्ट बढ़ गया, आलू ये गया, टमाटर ये गया, ठीक है? तुमने दिमाग में आया अच्छा इधर भी ये गया का मतलब ऊपर ही है, मतलब ऊपर जाना ही ये गया है, ठीक है? ये गया। मैंने कहा साथ में आलू टमाटर, साथ में आलू टमाटर, ठीक है? आलू टमाटर ये गया, आलू टमाटर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। यही धीरे धीरे बच्चा भाषाएं सीखता है, उसकी समझ बैठती चली जाती है, समझ पैदा होती चली जाती है, लॉजिक मेक होता है डायमेंशंस के द्वारा। समझ में आया कैसा लॉजिक मेक होता है, कैसे हर एक लैंग्वेज लॉजिकल डायमेंशन कहलाती है। एक बच्चे की कल्पना करो जिसे कुछ नहीं आता, तब समझ में आओगे मैं कितनी कॉम्प्लेक्स बात कह रहा हूँ, ठीक है? वरना तुम ये समझ जाओगे, तुम केवल ये कहोगे इसका नाम तो रिमोट है, थोड़ा जोड़ लगाओ तब तुम्हें पता चलेगा इसका नाम वास्तविक में कुछ है ही नहीं, ये हमने निर्धारित कर रखा है, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगाओ। एक बच्चा पैदा होता है जब, जानवर को तुम कहो, मुझसे एक बार एक बच्चा बोल रहा था मैथमेटिक्स द्वारा, अब देखो मैं खुद एक मैथमेटिशियन हूँ, मैथमेटिक्स द्वारा एलियन से बात करी जा सकती है। मैंने कहा तुम मैथमेटिक्स द्वारा अपने ग्रह के जानवरों से बात कर लो, क्योंकि वो भी एलियंस ही है, अलग तरह की प्रजाति, स्ट्रेंजर चीज एलियंस ही कहलाती है। कह रहा जानवरों से कैसे बात कर ले? मैंने कहा यही तो मैथमेटिक्स इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। वो इसलिए क्योंकि कनेक्टिव लॉजिक दिखता है लोगों को, इसलिए यूनिवर्सल कहते हैं, बल्कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथमेटिक्स कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है लैंग्वेज। वो एक फंडामेंटल लैंग्वेज है जिसको सब पाना चाहते हैं, जिसको समझते हैं कि हाँ अलग अलग भाषाओं में हमने उसको स्वीकृति दे रखी है, हमने उसको अप्रूवल दे रखा है, लाइसेंस दे रखा है, बस यही है लैंग्वेज। देखो मैं वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में और चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है, जिसमें क्या बोलते हैं चीज़ों को ऐसे समझा जाता है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ हो रही है। वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बदलती हुई चीज़ें और उनके कारक, उनके प्रभाव, बदलती चीज़ों के प्रभाव, और हर चीज़ बदलती है और तभी प्रभावित करती है। वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस समझ लो हर एक चीज़ है, हर एक चीज़, जो भी चीज़ आपको इंटरेक्ट कर रही है वो वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगी। जो भी चीज़ आपको एक लूप में फंसा रही है वो वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगी। एक लड़की वेरिएबल कहलाएगी क्योंकि वो आपको बदलने की ताकत रखती है, और कॉम्प्लेक्सेस वो एक फैक्टर भी है तब, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो जो बदल रही है छलावों को ज्ञान भी करते हैं हम यहाँ पे, और नज़रिए भी बदलते हैं हमारे। ओवरऑल आप ये चीज़ें ध्यान रखो, 4 चीज़ों की बात करूँगा मैं। परसेप्शंस टू पर्सनैलिटी, नज़रिए और रूप आपके, और डिसेप्शंस टू बिहेवियर, व्यवहार मतलब संगति, इन्फ्लुएंस, और आपका क्या बोलते हैं छलावे जो बदलते हैं। नज़रिए आप पर निर्भर करते हैं, छलावे वातावरण पर निर्भर करते हैं, पर्सनैलिटी आपके रूप पर निर्भर करती है, और बिहेवियर व्यवहार दूसरे व्यक्ति और संगति आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। ये 2 लोग 4 चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एक क्रिएटर, ऑपरेटर, कंट्रोलर, वॉचर। कि क्रिएटर और ऑपरेटर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर
ऐसे ही उनका थोड़ा सा और विकसित रूप हो गया तो वॉचर और कंट्रोलर आपस में साथ में काम कर रहे हैं। ये चीज़ है। कहने को क्रिएटर और वॉचर एक ही है, ऑपरेटर और कंट्रोलर एक ही है, बस अलग अलग फॉर्म में। एक इन द वन है, एक इन द वर्ल्ड है और एक आउट द वर्ल्ड है डाटा में, ट्रिग्नोमेट्री में। ये जो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं स्वयं और हम, यही चीज़ें हैं वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिस की। वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिस में यही है, वेरिएबिलिटी जो बदल रहा है, जो स्थिर होना चाहता है स्वयं, और कॉम्प्लेक्सिस मतलब जो स्थिर है, जो एक कारक है, फैक्टर है, जो बदल रहा है चीज़ों को, जो खुद नहीं बदल रहा दूसरों को बदल रहा है, प्रभावित कर रहा है, एक गुरु अहम। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिस ये सारी चीज़ें कि आपका नेचर सब कुछ कर सकता है, आपका नेचर एक एक चीज़ को एकोमोडेट कर सकता है। आप कब विकसित हो गए, आपकी हरकतें वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिस में दिखती है। वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स खुद एक नियम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। वो रूल्स क्या बनाते हैं, यदि तुम से ऐसे चल रहे हो, तुम शुरुआत से तुम्हारी हरकतें ऐसी है, तुम जब भी कमाते हो तो तुम पैसा एसेट्स के फॉर्म में जुड़ते हो, तो टाइम लगेगा। टाइम क्या करेगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाएगा, बदल देगा रूप, और तुम्हें हैवियर पार्टिकल में बदल देगा, मतलब रिच पर्सन बना देगा। क्यों? अमीर अपनी आदतों से अमीर बन जाता है और इंसान अपनी आदतें बदल नहीं पाते। चेंज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अमीर समय लगता है चीज़ों में क्योंकि रियलिस्टिक है, मटेरियलिस्ट है। कोई ऐसा नहीं कि आसमान से उठ गया और तुरंत बन गया बुर्ज खलीफा, नहीं, समय लगता है। प्लानिंग बहुत पहले से चलती है, काम बहुत पहले से चल रहा होता है। दिखती है आपको ओवरनाइट सक्सेस है, पर वास्तव में ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है कि रात भर में बन गया अमीर, नहीं। प्लानिंग चुपचाप चल रही होती है पीछे से। ऐसी आदतें आपकी बता देती है कि आप अमीर बनोगे नहीं बनोगे। गुण और चाल सब कुछ बता देते हैं। गुण क्या, जो आपके स्वाभाविक रूप से दिखते हैं, आदतें, और चालें, हरकतें। आदतें और हरकतें दोनों अलग अलग है। हरकतें हो गया कि आप क्या कर रहे हो, क्या करते हो, कैसे सोचते हो, किस तरीके से देखते हो चीज़ों को, क्या नज़रिया है आपका, क्या स्वभाव है आपका, कैसे बदल रहे हो अपने आप को, ये हरकतें हो गई। हरकतें ये हो गई कि दूसरा व्यक्ति केवल एक्सेल में वो जान रहा है कि 1 2 3 4 ये सिमिलर फ्रीक्वेंस पैटर्न हो गया। आपने अपने आप से खुद ये जान लिया कि एक सेल अपना एक कोड रखती है, देन जैसे ही मैं उसको ड्रैग कर रहा हूँ सिलेक्ट करके, तो वो उस कोड को वापस लूप जनरेट कर लेती है। कोई नया जानना ही, ये आपकी हरकतें बता देती है कि आप कुछ उसमें बना लोगे, एक्स्ट्रा बनाओगे, कुछ ऑर्डिनरी बनाओगे, आप कुछ गॉड गिफ्टेड हो। यदि नहीं है, आपसे बस की नहीं है, तो अपने आप को डेवलप करा जाता है, उस चीज़ के लिए बनाया जाता है, विकसित करा जाता है। ठीक, कि चलो ठीक है, आज से मैं डिफरेंट सोचूंगा, आज से मैं केवल ये नहीं पढ़ूंगा कि सर जी जो पढ़ा रहे, आज से मैं वो भी चीज़ें पढ़ूंगा, मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, तो अपने आप ही तुम्हारा रूप बदल जाएगा। एक इंट्रोवर्ट कैसे एक्सट्रोवर्ट बनता है, एक इंट्रोवर्ट कैसे परफेक्ट, एक इम्परफेक्ट व्यक्ति कैसे परफेक्ट चीज़ों की कल्पना कर लेता है, ये सारी चीज़ें चेंज में निर्भर करती है, क्योंकि वो ठान लेते हैं कि अब से मैं परफेक्ट बनने की कोशिश करूँगा, अब से मैं चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा, अब से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो कोशिश है, उसे कोशिश उसका रूप बदल देती है, नज़रिया आपका रूप बदल देता है, परसेप्शंस आपके पर्सनालिटी चेंज कर देते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और डिसेप्शंस आपको स्थिर कर देते हैं, आपका व्यवहार, आपकी संगति, आपको इन्फ्लुएंस एक जगह ठहरा देते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट प्ले रोल। ठीक है, हमें ध्यान रखना, बदलाव के बाद स्थिरता अनिवार्य है, और स्थिरता के बाद त्याग अनिवार्य है, देन बदलाव होगा। इन तीनों के अलावा जो भी व्यक्ति इधर से वो सामान्य व्यक्ति की भांति सोचेगा। और मैंने कहा गॉड वो फॉर्म है जो आपका सबसे परफेक्ट रूप है। वाकईत में ज़रूरी नहीं कि आप एक सामान्य व्यक्ति हो, बेशक मैं ही क्यों ना हूँ। यदि आप में बलदौता है, आप में कोशिश की वो है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप चेंज हो सकते हैं, आप अपने बलदौते पे काम कर सकते हो, आप अपने आप को बना सकते हो, आप अपने आप को गॉड सुपीरियर जो चाहो बना सकते हो। परंतु यदि आपको अपनी आदतें बदलनी आती है, ये बदलना ही हरकतें कहलाती है। और आदतें जो आपकी स्थिरता है, जो आपके बता देते हैं कि हाँ आप कि सुधरोगी ही नहीं, तो फिर क्या करा जाए, उसको स्वीकार करा जाए, उसको ग्रहण करा जाए और किसी और चीज़ में बदलाव करा जाए। क्योंकि जो चीज़ बदलाव हो ही नहीं सकती, जो व्यक्तित्व कभी बदलाव हो ही नहीं सकता, कि व्यक्तित्व हमारा चरित्र गंदा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी गंदे चरित्र को रहने दे। तो जहाँ सुधार हो सकता है, जहाँ बदलाव हो सकता है, वहाँ करा जाए। कोई गंद आदमी यूँ कहता है कि मुझे हर दिन, कोई शेर है कह रहा मुझे बलि चाहिए ही चाहिए,
मुझे किसी ना किसी का शिकार करना ही करना है, तभी मेरा पेट भरेगा, उसकी मजबूरी है। अब वो अगर घास खाना चालू कर दे तो वो मर जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो शिकार ना करे, ठीक है। तो उसने रूटीन मान लिया। उसने क्या कहा, अब ये उसने बदलाव कर लिया। ये सोच होती है वास्तविक में ब्रिलियंट। अक्लमंदी इसमें नहीं कि तुम शेर होकर मांस खाना छोड़ दो, कि नहीं मैं तो किसी जानवर की हानि नहीं लूँगा, किसी पशु को मैं मार रहा हूँ, गंद वो अच्छा नहीं है, ये ठीक है। पर नियम बना लिए तुमने। नियम क्या बनाए? देखो मुझे ज़रूरत है केवल कितनी, मान लो मैं एक किसी भैंस को मारता हूँ, भैंस को खाता हूँ, काटता हूँ, मतलब फाड़ता हूँ, तो मेरा 3 दिन तक खाना चल जाता है। 3 दिन तक मैं शिकार नहीं करूँगा। 3 दिन तक मैं एक ही भैंस को चलाऊँगा, आराम से संतुलित खाऊँगा जीवन में। फिर मैंने थोड़ा नियम बनाया। मैंने नियम बनाया कि जो छोटा बच्चा है उसको नहीं मारूँगा। ऐसे समाज का निर्माण होता है, ऐसे समझ का निर्माण होता है। ये है अक्लमंदी। अक्लमंदी इसमें नहीं कि आप मांस खा के छोड़ दो, कि घास खाना चालू कर दो। आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है, आपके गुण ही ऐसे नहीं है, आपकी आदतें बदल ही नहीं सकती। तो क्या है, हरकतें तो बदल सकती है, हरकतों को बदल दो, नियम अनुसार बन जाओ। और जीवन यही चाहता है कि आप, यही ये तय करता है कि आप ईश्वर हो या मानव, आप देव्य हो या मानवीय तत्व के हो। क्योंकि देव्य तत्व वाला मैंने बताया था, देव्य तत्व वाला अपने आप को देव नहीं कहता। वो ये जान जाता है कि हाँ मेरी जो वास्तविक उपस्थिति है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं एक मानव हूँ। मेरा अस्तित्व क्या है, मैं एक जीव हूँ। मेरा अस्तित्व क्या है, वो अपना धर्म जान जाता है, वो अपना कर्तव्य जान जाता है कि मेरा नीची क्या है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में नीची और हैबिटेट पढ़ते हैं, आवास और उसके कर्तव्य, जॉब्स एंड ड्यूटी, वही चीज़ें। जब वो जान जाता है कि मेरी कर्तव्य ही बनता है, मेरा पूर्ण धर्म ही ये है, तो वो वास्तविक में दिव्य कहलाता है। बाकी हरकतें कोई भी अपनी, एक जानवर भी अपनी हरकतें पूर्ण रूप से नहीं संभालता। ये हरकतें नहीं कहलाती कि तुम, अगर तुम्हारी प्रकृति मांस खाने की, तो तुम मांस खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, ज़रूरत नहीं भी है तब भी खाई जा रहे हो। ये हरकतें नहीं कहलाती, ये ऐब कहलाते हैं, ये बुरे हरकतें हैं। क्योंकि आपकी प्रकृति संतुलित मांगती है, अत्यधिक नहीं मांगती कोई भी चीज़, नहीं न्यूनतम मांगती बिल्कुल भी, वह संतुलित मांगती है, मध्यम चीज़ है। इसलिए देख लेना इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी आप मरुस्थल की भी घासें, मरुस्थल की भी जो है मोम वाली, पेड़ों के पास मोम की परत है और पानी में भी मोम की परत है। बस दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों एक ही है, एक दूसरे के अपोजिट है। मरुस्थल सूखा और पानी वाला जलीय वृक्ष बिल्कुल पानी में। तो मोम की परत दोनों में कॉमन है। ये कॉमनता ही, ये संतुलित ही, कि कोई ना तो इससे वो है, अगर कोई चीज़ दूसरे से अपोजिट है तो सेम मैनर पाएगा दोनों में। लॉजिक, ये एक तरीके का वे है लॉजिकल डायमेंशन से, कि दो चीज़ें एक दूसरे में विरुद्ध है तो व्यक्ति एक ही है। जैसे स्वयं और एम एक दूसरे के अपोजिट है, पर व्यक्ति दोनों एक ही है, दोनों ही नारायण है, दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों ही निरंतर है। एक बस मानवीय तत्वों से प्रभावित होता है इसलिए वायु रूप है, और एक दिव्य तत्वों से प्रभावित, वो दिव्य तत्व वाला है इसलिए ऊष्माई रूप है। ऊर्जा के दोनों रूप है, दोनों निरंतर रूप है। एक बल का कारक है तो एक शक्ति का, ऊर्जा का कारक है, पूर्ण ऊर्जा का कारक। तो ऐसे दो रूप है। वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पार्ट 1।